So in the year 2016, more than 38 lakh people applied for SSC CGL, out of which only 1.5 lakh were selected for Tier 2. It is considered to be one of the toughest examinations in India. You know why? Because out of those 1.5 lakhs, only 4 to 5,000 eventually join the government services after cracking the SSC CGL. So today we have with us three of the toppers from SSC CGL, Love Gupta, Dheeraj Singh Chauhan and Sarang Singh. Thank you so much for joining us today. I understand बहुत टाइम हो गया रिजल्ट आए हुए, बट स्टिल आई वांट टू नो कि वो एक फर्स्ट फीलिंग क्या थी एग्जैक्टली जब आपने देखा कि मेरा सिलेक्शन हो गया एंड एवरीथिंग. सारंग आपसे शुरू करते हैं. हाउ वाज इट? जो इस बार 2015 का रिजल्ट आया था इसमें दो बातें हुई थी. रिजल्ट आना था 30 जून को और वो उसका इंतजार कर रहे थे 30 मई को और 30 मई का इंतजार कर रहे थे तो वो पोस्टपोन हो गया रिजल्ट. तो सारे एक्सपेक्टेशन उस टाइम पे हाई थी. फिर ये लगा यार ये फिर उसके बाद भी र्यूमर थी कई सारी कि इस वीक में आएगा या 15 जून तक आएगा. वो बेसिकली आया 29 जून को. तो उस टाइम तक तो कुछ नहीं था. मैं तो नॉर्मली ऐसे ही था. वो शायद शाम के टाइम आया था 6-7 बजे. तो तब मेरे एक फ्रेंड ने बताया कि सीजीएल 2015 का रिजल्ट आ गया और तुम्हारा सिलेक्शन हो गया इनकम टैक्स पोस्ट पे, इंस्पेक्टर पोस्ट पे. तो मैं मतलब शॉक भी था, खुश भी था, मुझे बिलीव भी नहीं हो रहा था. मैंने कहा पहले मैं चेक करता हूँ. तो मैं चेक कर रहा था, मेरे हाथ भी कांप रहे थे चेक करते करते. तो फिर मैंने देखा हाँ सच में मेरा सिलेक्शन हो गया. तो मैं मतलब जिसको जो मेरा ड्रीम था वो अचीव कर लिया. तो ऐसी खुशी मैंने भाग के सबको बताया घर में कि मेरा इस पोस्ट पे सिलेक्शन हो गया है. और घर वाले भी खुश थे, मतलब किसी को बिलीव नहीं था कि यार रिजल्ट आने वाला है. तो बड़ी मतलब ऐसी फीलिंग शायद अगर और एग्जाम क्लियर करे अगर अगली स्टेज पे जैसे यूपीएससी वगैरह तो तब हो. अब तक तो ऐसी फीलिंग हुई नहीं थी जैसी उस टाइम पे हुई. काफी अच्छा. आपको कैसा लगा? मैम जब रिजल्ट आया जैसे सारंग ने कहा पहले वो अप्रैल में आने वाला था रिजल्ट. उसके बाद वो फिर पोस्टपोन होकर मई में चला गया था. उसके बाद उन्होंने कोई टेंटेटिव डेट दी नहीं थी. तो डेली रूमर्स आ रहे थे कि आज रिजल्ट आ सकता है, आज रिजल्ट आ सकता है. अलग अलग वेबसाइट्स अलग अलग बार डिक्लेयर करी थी कि आज रिजल्ट आ सकता है. तो जिस दिन रिजल्ट आया उस दिन जैसे उन्होंने कहा शाम के टाइम आया था अराउंड 6 और 7. सो जिस टाइम रिजल्ट आया उस टाइम इधर से कॉल आ रहे हैं उधर से कॉल आ रहे हैं. मैं अपने पेरेंट्स को कॉल नहीं कर पाया. इनफैक्ट जब मैं घर गया तो वो नाराज़ भी हो रहे थे कि आप रिजल्ट आया आपने बताया भी नहीं, हमें लगा फेल नहीं हो गए. अब उनको मैंने समझाया कि मैं फेल नहीं हुआ. इनफैक्ट मेरी ऑल इंडिया 6th रैंक आई है. तो वो और ज़्यादा खुश हुए. उसके बाद फ्रेंड्स के साथ मैं सेलिब्रेट भी करने गया. और उसके बाद 2-3 दिन बाद फील हुआ कि हाँ भाई एक अच्छी पोस्ट मिली है. लोगों ने बताया कि आप जिस पोस्ट पे सिलेक्ट हुए, मैं एग्जामिनर लगाऊँ CBC में. सो लोगों ने बताया कि एक बहुत अच्छी रेप्यूटेड पोस्ट है. सो काफ़ी अच्छी फीलिंग आई उसके बाद. और धीरज आपको कैसा लगा जब पहली बार देखा वो स्क्रीन पे अपना नाम? मैम मेंस हमारा अक्टूबर में हो गया था और उसके बाद मेंस के स्कोर के बेस पे जो रैंकिंग बनी थी तो उसमें भी रैंक अच्छी थी. तो ये तो था कि सिलेक्शन तो हो जाएगा, बट कौन सी पोस्ट मिले और इंटरव्यू में क्या स्कोर मिल जाए. तो ये सब बातें थी. और फिर इंटरव्यू काफ़ी लंबा खींचा. फिर ऐसी बातें चली कि हमारा स्कैम हुआ तो टाइम लगेगा, कैंसिल हो सकता है. फिर बाद में सब कुछ हो गया और फिर रिजल्ट का पता नहीं था कि इस डेट में आने वाला. फिर आया जब रिजल्ट तो फिर उसमें इनकम टैक्स मिला था और 27 रैंक थी. तो बहुत ही अच्छी फीलिंग थी. मैं जानना चाहती हूँ जैसे अभी SSC CGL में हर साल 35 से 40 लाख एस्पिरेंट्स हर साल अपीयर होते हैं. तो इतना ज़्यादा मुश्किल है क्रैक करना तो ऑब्वियसली, लेकिन कंपटीशन इतना ज़्यादा हो गया पहले के टाइम से अब फिर. तो एक वो सीक्रेट मंत्रा आपका क्या है सारे जो आपने फॉलो किया और वो आपके लिए मददगार साबित हुआ? मेरा जो सक्सेस मंत्रा है वो ये है कि मैंने इस बारे में कभी सोचा ही नहीं कितने एस्पिरेंट इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं या क्या कट ऑफ जाने वाली है. या मतलब जो भी लोग बात करते हैं बच्चे कि इतनी कट ऑफ जाएगी या इतने एस्पिरेंट हैं, दिल्ली से इतने हैं, वहाँ से इतने हैं, इस रीजन का पेपर ऐसा आएगा. मैं इन सब चीज़ों को मतलब मैंने कभी इनकी तरफ ध्यान नहीं दिया. तो मेरा तो कहना यही है कि इन सब चीज़ों की को अवॉइड करते हुए अपनी प्रिपरेशन पे ध्यान रखें. ये तो एक मेंटल बर्डन ही बनाती है सब चीज़ें. लव आप? मैम जहाँ तक मेरी बात है जैसा आपने कहा कि अराउंड 35 या 40 लाख एस्पिरेंट्स हर साल फॉर्म फिल करते हैं. लेकिन अगर आप SSC की रिपोर्ट देखेंगे तो अराउंड 15 लाख ही जो एग्जाम में अपीयर होते हैं. अच्छा. ओके. सो आप ये चीज़ सोच के ना चलिए कि 35 लाख अगर फॉर्म फिल हो रहे हैं तो उतने ही लोग अपीयर होंगे. दूसरी बात ये है कि जहाँ तक मेरी बात है शुरू से मेरा मैथ्स थोड़ा अच्छा था तो उसका मुझे एडवांटेज मिला. और काफ़ी लोग अगर आप कहेंगे सक्सेस मंत्रा क्या है तो ये था कि मैंने कभी ये नहीं सोचा कि मैं सिलेक्ट नहीं होऊंगा. क्योंकि काफ़ी लोग
वहाँ पे जब प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं तो ये चीज़ सोच के चलते हैं कि 3 साल तो एटलीस्ट आई विल गिव टू एसएससी। ऐसा कुछ नहीं है, आप फर्स्ट अटैम्प्ट में निकालिए और फर्स्ट अटैम्प्ट में निकलता भी है पेपर। बस ये चीज़ सोच के चलिए कि जो लोग कह रहे हैं और जो एक्सपीरियंस वो लोग शेयर कर रहे हैं उनको समझ के चलिए, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप उसको क्लियर नहीं कर सकते, आप भी उनकी तरह रह जाएंगे। अच्छा, धीरज यार? मैम जब मैं तैयारी करने के लिए आया तो सहारनपुर से हूँ मैं, तो उधर से बहुत कम लोग सीजीएल या यूपीएससी की तैयारी करते हैं, तो इस बारे में ज़्यादा आइडिया नहीं था। फिर आपने जैसे बताया कितने लोग अपीयर होते हैं एग्जाम में, 35 लाख अप्लाई करते हैं, फिर 17-18 लाख लोग अपीयर होते भी हैं। तो उस टाइम तो ये था कि कोई भी पोस्ट मिल जाए, बस सिलेक्शन हो जाए, रैंक वैंक का तो सोचा ही नहीं था। फिर उसके बाद खूब मेहनत की और फिर प्रैक्टिस की। प्रैक्टिस इसका मेरे हिसाब से सीक्रेट है, जितनी प्रैक्टिस आप कर लोगे, क्योंकि मैथ्स के बेसिक क्वेश्चन है सबके लिए वही है, 9th-10th टाइप का मैथ्स आता है, लेकिन आपकी प्रैक्टिस कितनी अच्छी है, कितने कम टाइम में आप सोल्व कर सकते हो, तो वो चीज़ प्रैक्टिस होता है और हार्ड वर्क तो है ही। मैं एक चीज़ इसमें ऐड करना चाहूँगा, जैसा अभी धीरज ने बोला कि प्रैक्टिस के ऊपर ध्यान देना जरूरी है। कुछ लोग आज भी जैसे फेसबुक पे पूछते हैं कि व्हेन इज़ द बेस्ट टाइम टू स्टार्ट टेकिंग ऑनलाइन टेस्ट। तो ऐसा कुछ नहीं है, आप हर संडे एक टेस्ट दीजिए। काफ़ी ऑनलाइन वेबसाइट्स भी हैं जो फ्री टेस्ट प्रोवाइड करवा रही हैं, और एसएससी भी ऑनलाइन मोड में चला गया है अब, तो अगर आप ऑनलाइन टेस्ट देंगे तो वही बेटर रहेगा। तो टेस्ट देना बहुत ज़रूरी है। कभी ये ना सोचें कि अभी मेरा कोर्स फिनिश नहीं हुआ या फिर आई एम नॉट थ्रू द कोर्स। जब भी आपने प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी है उसी दिन से आप टेस्ट देना स्टार्ट कर सकते हैं। मैं भी ये कहना चाहूँ, कुछ बच्चों में ये होता है कि हम पहली बार टेस्ट ही क्वेश्चन एग्जाम हॉल में जाके देंगे। पहले मैं भी ये सोचता था इनफैक्ट कि जब मैंने पहला टेस्ट दिया था तो मेरे 52 मार्क्स आए थे, मतलब मॉक टेस्ट। तो मुझे भी लगता था कि अब जो टेस्ट देंगे तो सीधा एग्जाम हॉल में जाके ही देंगे, पर वो उस चीज़ को बिल्कुल अवॉइड करें। जितने ज़्यादा हो सके टेस्ट दें, जैसे इन्होंने बताया शुरू में वीकली दें, फिर वीक में 2 बार या 3 बार, जैसे जैसे टाइम नज़दीक आता जाता है उस टाइम से टेस्ट जरूर दें। अपने आप का एवेल्युएशन बहुत जरूरी है। अच्छा, एक बहुत पॉपुलर सी चीज़ मैं काफ़ी टाइम से सुन रही हूँ कि एक बार अगर कोई एसएससी सीजीएल क्रैक कर लेता है और उसके बाद में उनको यूपीएससी की तैयारी करना बहुत इजी भी लगता है और साइकोलॉजिकली वो ज़्यादा कॉन्फिडेंट हो जाते हैं कि ये मैंने क्रैक कर लिया तो ये तो मैं कर ही लूँगा। तो ऐसा कुछ बेनिफिट फील होता है आपको? ऐसा बेनिफिट मैम मेरे हिसाब से तब फील होता है तब ज्वाइन कर लेते हैं। अच्छा, जब ज्वाइन करने के बाद उस पर्टिकुलर डिपार्टमेंट में आ जाते हैं, वहाँ पे देखते हैं किसका क्या रोल है। यूपीएससी से जो एस्पिरेंट आ रहे हैं वो डायरेक्ट किस लेवल पे पहुंच रहे हैं और हम किस लेवल में, मेरे ख्याल में सही कह रहा हूँ शायद, तो वो ज्वाइन करने के बाद जो फीलिंग आती है ना वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है। मुझे भी लगता है यार, जैसे मैं 2014 से भी सेलेक्ट हो गया था, मैं करंटली सीआईसी में हूँ, सेंट्रल इन्फॉर्मेशन कमीशन में। तो तब तक मेरे साथ ऐसा कुछ नहीं था कि यूपीएससी करनी है नहीं करनी है, मैंने कभी सोचा नहीं था। तो वहाँ ज्वाइन करने के बाद जब हम वर्किंग देखते हैं गवर्नमेंट की और किस लेवल पे कौन सा ऑफिसर क्या कर रहा है, तो वो एक इंस्पिरेशन देता है अच्छा यूपीएससी करने की। मतलब आपको क्या लगता है? मैम जहाँ तक मेरी बात है, ऐसा था कि मैंने सोचा नहीं था इसके कि मेरी 6th रैंक भी आ जाएगी। जैसा धीरज ने कहा, मेरा भी यही था कि एक पोस्ट मिल जाए वो बहुत है, लेकिन जब प्रिपेयर करना स्टार्ट करा तो लगा कि रैंक आ भी सकती है। उसके बाद जो मेरे फ्रेंड्स वगैरह थे उन्होंने मुझे बोला कि आप यूपीएससी के लिए जाइए। उनका ये मानना था जो भी टॉप 10 में होता है उसको यूपीएससी के लिए जाना चाहिए। मुझे ऐसा नहीं तो लगता। वो है, ऐसा मिथ है, हाँ, लोग सोचते हैं कि नहीं, अगर इट इज़ नॉट अ मिथ। ये बात सही है कि आपको कॉन्फिडेंस मिल जाता है कि आप कुछ कर सकते हैं। अगर आपने, जैसे आपने बताया 15 लाख बच्चों ने अगर एग्ज़ाम दिया है, उसके बाद आप 6th रैंक ला रहे हैं, तो आपको एटलीस्ट ये बेनिफिट मिल जाता है कि आपको साइकोलॉजिकली आप खुद के लिए प्रिपेयर है कि हाँ मैं उसमें जा सकता हूँ, और वो बहुत ज़रूरी है यूपीएससी के लिए आई थिंक। धीरज आपको क्या लगता है? मैम फायदा तो होता ही है। मान लिया एक तो आपके पास जॉब सिक्योरिटी है, जॉब है आपके पास, घर से आपका कोई प्रेशर नहीं है, और दूसरा ये चीज़ कि सैटरडे संडे ऑफ होता है ज़्यादातर इसके जितने भी डिपार्टमेंट है उसमें, तो फिर आप वीकडे पे आप तैयारी कर सकते हो। और ऑफिस में भी इतना काम नहीं होता गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में कि आप टाइम ना निकाल सको, तो फायदा तो होता ही है। और बाकी अगर पैशनेट हैं तो फिर निकाल सकते हैं सिविल आप इसके बाद। और सो अभी के टाइम में मतलब जैसे पहले प्रिपरेशन होती थी और अब में टाइम में बहुत डिफरेंस आ गया, तो मार्केट में बुक्स भी इतनी सारी हैं प्रिपरेशन के लिए, सारी चीज़ें, तो एस्पिरेंट बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं कि अच्छा ठीक है कौन सी बुक रेफर करें नहीं करें। आपकी सबसे कुछ फेवरेट बुक्स जो आपको सबसे ज़्यादा हेल्प करी वो कौन सी होंगी? मैम ये इसमें बहुत टाइम लगता है क्योंकि इतनी सारी बुक होती है। जब शुरू में मैंने बहुत सारी बुक खरीद ली थी, फिर उसमें से कुछ काम की निकली, कुछ होती हैं ऐसी क्रैप, वो कॉपी पेस्ट इधर उधर से। लेकिन अब उसके लिए मैंने अनअकैडमी पे वीडियो बनाई है, उसमें बुक्स मैंने शेयर करी हुई हैं। तो अगर अनअकैडमी पे गूगल पे भी सर्च करोगे धीरज आर्यवन अनअकैडमी लिख के, तो पूरी लिस्ट आ जाएगी, उससे देख सकते हैं। और बाकी इंग्लिश में जैसे एसपी बख्शी है, तो हर एक सब्जेक्ट के लिए एक स्टैंडर्ड बुक होती है और इस तरह है। अच्छा, मतलब आपकी कुछ मैम मैंने भी अनअकैडमी पे शेयर की है, लेकिन अगर मैं इसमें बता रहा हूँ तो कुछ
पर्टिकुलर बुक्स हैं, और सबसे मेन बात यह है कि आप उन बुक से हटे ना। ऐसा होता है कि एस्पिरेंट उन बुक्स के अलावा बाकी बुक्स पे देखने लग जाता है। जैसे मैथ्स के लिए एक किरण पब्लिकेशंस की आती है, उसमें सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस होते हैं, वो करनी बहुत ज़रूरी है और सिर्फ वही करनी बहुत ज़रूरी है। अच्छा। बाकी इंग्लिश के लिए आपके पास एक एमबी पब्लिकेशंस की पब्लिकेशन से आती है, उसमें भी सारे प्रीवियस ईयर सेट्स होते हैं। बेसिकली आपको ध्यान रखना है कि आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जितने ज़्यादा करेंगे उतना बेटर है। अच्छा। शारदा मैम जैसे इन्होंने कहा कि लोगों का ध्यान जो एस्पिरेंट्स होते हैं उनका एक बुक से दूसरी तरफ चला जाता है, वो बात बिल्कुल ठीक है। मेरे नज़रिए में तो 3 बुक करने से ज़्यादा अच्छा है कि आप एक बुक को 3 बार करें। अच्छा। तो उससे कंसिस्टेंसी बनी रहती है। एक बार में तो शायद एक बुक ठीक तरह समझ में आती भी नहीं है। और जैसे इंग्लिश के लिए इन्होंने बताया एसपी बख्शी, और मैथ के लिए किरण, वो तो बहुत जरूरी है ही है। लेकिन मैं मैथ के लिए ये कहना चाहूंगा, जब आपका प्री के लेवल के लिए आप प्रिपेयर हो जाए, जो किरण करा देगा, उसके बाद एक बुक आती है सर्वेश कुमार करके, आपने जैसे सुनी, तो वो मुझे लगता है कि वो बहुत अच्छी बुक है, आप उसे करना चाहिए सर्वेश कुमार को। तो उसका थोड़ा वो कैट के लिए है, तो उसमें 1 2 3 और ऐसे करके लेवल दिए हुए हैं, तो 1 या 2 लेवल तक एसएससी एस्पिरेंट्स के लिए वो बहुत बढ़िया बुक है। अच्छा। और अभी के जो एग्जामिनेशन प्रोसेस है जो एसएससी का, उसमें काफ़ी सारे चेंजेस आए हैं, तो मैं बस ये जानना चाहती हूँ कि अभी के जो एस्पिरेंट्स हैं, आप उनको क्या सजेशन देना चाहेंगे उन चेंजेस के बाद में? अभी सिनेरियो कैसे चेंज हो गया है, तो कुछ सजेशंस अगर आप देना चाहें। चेंज तो ये हुआ है, पहले 200 क्वेश्चन हुआ करते थे प्री में, अब 100 क्वेश्चन होने लगे हैं, 2 नंबर का क्वेश्चन होने लगा है। तो तैयारी तो वही रहनी है प्री की और मेंस की, जैसे ऑफलाइन सिस्टम में करते थे। इसमें बस ये कि टेस्ट, हाँ, अपने को ये आदत डालने की, जैसे उस टाइम पे वो गोला भरने की प्रैक्टिस करते थे कि टाइम से गोले भर लेंगे तो पेपर छूटेगा नहीं। इसमें अपना इंटरेक्शन ऑनलाइन के साथ ये आदत डालेंगे, ऑनलाइन में आप दे पाओगे। कि उसमें कैलकुलेशन, उसमें तो ये होता था ऑफलाइन में कि पेपर पे ही कैलकुलेशन वगैरह या ये सब कर लेते थे, वो उसमें ऑनलाइन में तो अवेलेबल है नहीं। तो प्रैक्टिस करने के लिए आप ऑनलाइन का सहारा लें, मतलब ऑनलाइन टेस्ट सीरीज जो बता रहे थे कि फ्री भी अवेलेबल है, उनको करें। बाकी तैयारी तो सारी वही रहनी है, वही मैथ्स रहना है, वही इंग्लिश रहनी है। और जो इंटरव्यू चेंज हो गया उसके लिए डेस्क्रिप्टिव है, वो उसके लिए थोड़ा न्यूज़पेपर रीडिंग और राइटिंग स्किल तो थोड़ी वो करें। लगा मैम जैसा सारंग ने कहा, सबसे मेन तो है कि ऑनलाइन टेस्ट देने बहुत ज़रूरी हैं और वीकली टेस्ट देने बहुत ज़रूरी है। ऐसा नहीं कि एक पर्टिकुलर टाइम आएगा जब आप टेस्ट देने स्टार्ट करेंगे। दूसरी बात ये कि अपनी कैलकुलेशन को थोड़ा स्ट्रॉन्ग रखने की ज़रूरत है, क्योंकि अब आप बार बार स्क्रीन पे से वापस पेपर की तरफ नहीं देख सकते हैं। पहले ऑफलाइन होता था, यू कैन सोल्व द क्वेश्चन ऑन द क्वेश्चन पेपर इटसेल्फ, बट अब आपको पहले स्क्रीन की तरफ देखना है, देन यू हैव टू कम बैक टू द पेपर, फिर वापस स्क्रीन, फिर पेपर। सो इसलिए बेटर ये है कि आप ऑनलाइन टेस्ट जितने ज़्यादा देंगे उतना बेटर रहेगा, और इधर उधर बुक्स की तरफ ना भागे इतना, क्योंकि एसएससी ने अपना लेवल थोड़ा कम कर दिया है। और एक चीज़ जो एस्पिरेंट्स सबसे गलत करते हैं वो ये होता है कि वो सोचते हैं कि टायर 1 की प्रिपरेशन अलग होगी, टायर 2 की प्रिपरेशन अलग होगी। ऐसा कुछ नहीं होता है। टायर 1 और टायर 2 में सेम कोर्स रहता है मैथ्स और इंग्लिश का। सो आप एक ही टाइम पे दोनों की प्रिपरेशन करें। आप ये ना सोचें टायर 1 का लेवल कुछ हो रहा है, टायर 2 का लेवल कुछ हो रहा है। इनफैक्ट मेरे टाइम पे तो ऐसा हुआ था कि मुझे लगा था टायर 1 का लेवल वाज अबव द लेवल ऑफ टायर 2। चलो, कुछ मिथ्स एसोसिएटेड हैं जैसे एंट्रेंस एग्जाम से, तो मैं जानना चाहूँगी क्या क्या मिथ्स हैं और आपने क्या फील करा जब आप प्रिपेयर कर रहे थे? मैम मिथ्स की बात करें तो कुछ एस्पिरेंट्स ऐसे भी हैं जो ये सोचते हैं कि इस एग्ज़ाम को क्लियर करने के लिए 3 इयर्स तो मिनिमम चाहिए। जैसे मैं प्रिपरेशन जब स्टार्ट करा था, मेरे जिस फ्रेंड ने मुझे रिकमेंड करा था, उसने कहा था कि 1 साल तो आपको ये समझने में लग जाएगा एसएससी होता क्या है, फिर 1 साल आपको प्रिपरेशन करने के लिए लग जाएगा, और 1 साल व्हेन यू विल सिट इन द एग्जाम। सो ऐसा कुछ नहीं है। मुझे ओवरऑल सिर्फ 6 मंथ्स लगे थे प्रिपेयर करने के लिए भी, और एग्जाम का टाइम अगर मैं इंक्लूड कर लूँ तो 9 मंथ्स थे टोटल। सो ऐसा कुछ नहीं है कि आपको एक पर्टिकुलर 3 इयर्स ही चाहिए इसको प्रिपेयर करने के लिए। आप उसको 9 मंथ्स में भी या 6 मंथ्स में प्रिपेयर करके निकाल सकते हैं इजीली। दूसरी बात ये, काफ़ी एस्पिरेंट्स ये भी सोचते हैं कि मेरे को एक सब्जेक्ट के लिए 5 बुक्स पढ़नी है, या फिर इस बुक से मेरा कुछ नहीं हो रहा, मैं दूसरी बुक पे जाऊँ, मुझे ये बुक समझ आ गई है। ये सब करने के बजाय अगर आप, जैसा सारंग ने भी कहा कि एक बुक को अगर आप 4 बार पढ़ें तो वो बेटर है, बजाय इसके कि आप 4 बुक को एक बार पढ़ रहे हैं। और एक जो बुक आती है ल्यूसेंट्स जीएस करके एक बुक आती है, सो काफ़ी एस्पिरेंट्स उसकी तरफ भी जाते हैं जीएस के लिए। वो अच्छी बुक है, लेकिन एसएससी के लेवल से काफ़ी ऊपर है, आपको उतना पढ़ने की जरूरत नहीं है। और उसके चक्कर में सिर्फ जीएस के ऊपर लोग ध्यान दे लेते हैं। मेरा एक फ्रेंड था जिसके जीएस में 50 में से 43 मार्क्स वो सिक्योर करता था, बट ओवरऑल उसके 86 मार्क्स ही आते हैं 200 में से। तो ऐसा करके भी कोई फायदा नहीं है। आपको ज़्यादा फोकस मैथ्स और इंग्लिश की तरफ रखना है, क्योंकि आपका अल्टीमेटली टायर 2 में भी वही आना है।
और कुछ एस्पिरेंट्स ये भी सोचते हैं कि टायर 2 तक के बाद उनका काम खत्म हो गया है, लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि 100 मार्क्स जो अब डिस्क्रिप्टिव हो गया, पहले हमारे टाइम पे इंटरव्यू हुआ करता था, सो डिस्क्रिप्टिव भी अगर आप दे रहे हैं तो उसके लिए भी आपको प्रिपेयर होकर जाना है, क्योंकि वहीं पे सब कुछ ऊपर नीचे हो जाती है, आपकी रैंक, आपकी पोस्ट, आपका होम स्टेट, वो सब वही मैटर कर जाता है। तो आपको डिस्क्रिप्टिव टेस्ट के लिए भी अलग से प्रिपेयर करना चाहिए। जैसे इंटरव्यू के लिए करते थे अब तक, ऐसे डिस्क्रिप्टिव के लिए भी करना चाहिए मेरी तरफ से। मैं भी एक पॉइंट ऐड करना चाहूँगा इनके साथ। एक जो हिंदी मीडियम से बच्चे आते हैं वो सोचते हैं कि हम इंग्लिश में स्कोर नहीं कर पाएंगे, तब जबकि ऐसा है नहीं। कुछ इंग्लिश मीडियम के बच्चे भी हैं, क्योंकि ये जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की जो इंग्लिश है बिल्कुल अलग है हमारी स्पोकन से, और ये बहुत अलग है। मैं खुद 8 तक हिंदी मीडियम से पढ़ा था, उसके बाद मैंने इंग्लिश मीडियम ज्वाइन करा। तो कुछ लोगों को ये लगता है कि हम तो हिंदी मीडियम से हैं, हमारे तो नंबर आएंगे ही नहीं, वो ये सोच के बैठ जाते हैं कि हमारे नंबर ही नहीं आएंगे, क्या करें, हमारी किस्मत ही ऐसी, ऐसा बोलते हैं वो। तो मेरे ख्याल तो वो तो कहना गलत है। मेरे खुद 161 थे। ये स्पोकन से बहुत अलग है इंग्लिश, जिसमें कोई आपका फ्लो टेस्ट नहीं कर रहा, कोई आपको ये बता नहीं रहा कि आप बोलते टाइम ये ग्रामर की गलती ये कर रहे हो या वो कर रहे हो। इसमें तो आपको सिर्फ वहाँ पर रेस्पॉन्स फिल करना है, अपनी समझ से फिल करना है। तो जनरली ग्रामर के रूल्स वगैरह और वोकैब स्टोर करके अच्छा स्कोर किया जा सकता है। मैं इसमें एक बात ऐड करना चाहूँगा, जैसे सारंग ने कहा कि इंग्लिश आप जो सोच के आते हैं वो इंग्लिश यहाँ पर नहीं होती है। फॉर एग्जांपल जैसे मैं इंग्लिश मीडियम से ही था शुरू से, बट जब मैं यहाँ पे आया तो मुझे पता लगा जो मैंने अब तक सीखा वो सब गलत था। सो अब उसको करेक्ट करने का टाइम है। आप ऐसे नहीं कह सकते मेरे ख्याल, सॉरी मैं इंटरप्ट कर रहा हूँ आपको, गलत था। मतलब यहाँ का जो वो है मतलब ग्रामेटिकल इंग्लिश इज डिफरेंट फ्रॉम स्पोकन इंग्लिश, सो आपको वो सब चीज़ें नहीं देखनी। और जो कुछ इंस्टीट्यूट्स हैं जो हाईली रेप्यूटेड इंस्टीट्यूट्स हैं, अगर उनकी बात की जाए तो जब मैं मैथ्स इंग्लिश का पेपर देके आया था टायर 2 का, तो मेरे 200 में से उनकी आंसर की अकॉर्डिंग 156 मार्क्स बन रहे थे, बट एट द एंड मेरे 173.75 मार्क्स आए थे। तो जो इंस्टीट्यूट्स आपको यही नहीं बता सकते कि आउट ऑफ 200 कितने क्वेश्चन का सही आंसर है, तो वो आपको ये कैसे बता देंगे कि 200 में से आपको कौन से क्वेश्चन का कौन सा आंसर लगाना है। आप उनके पास 2 दिन होते हैं आंसर की निकालने के लिए, आपके पास सिर्फ 2 घंटे हैं। सो आप अपनी प्रिपरेशन पे ध्यान दीजिए, सबसे बेस्ट वही है। अच्छा, अभी मैं थोड़े टाइम पहले अनअकैडमी पे कुछ वीडियोस देख रही थी, तो धीरज मैंने आपका वीडियो भी देखा, आप एजुकेटर हैं अनअकैडमी के साथ में। तो मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि लाइक आपके हिसाब से अनअकैडमी अभी जो प्रिपरेशन प्रोसेस है सारा, जब लोग तैयारी कर रहे हैं, वो कैसे चेंज कर रहा है? मैम जब पहले क्या था कि अनअकैडमी के आने से ये हुआ है कि एक तो जो टॉपर्स हैं उनकी स्ट्रेटजी लोगों को पता चल रही है, क्योंकि वो लोग शेयर कर देते हैं। जैसे लव ने शेयर किया है अपना, मैंने किया है, अनुराग जिनके 10 रैंक थे उन्होंने शेयर किया है। तो कम से कम ये तो पता चल गया कि हाँ ये बुक्स फॉलो करनी है और स्ट्रेटजी क्या थी वो चीज़। और दूसरा ये है कि अब कुछ एजुकेटर्स ने मैथ्स के कुछ टॉपिक्स को कवर किया है उसमें, तो जो शॉर्ट ट्रिक्स हैं वो भी पता चल गई हैं। तो घर बैठ के अब आप कभी अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से देख सकते हो, आपको मुखर्जी नगर या दिल्ली में आने की जरूरत नहीं तैयारी के लिए। तो ये चीज़ अच्छी है और सारी शॉर्ट ट्रिक्स पता चल गई हैं, ऐसा भी नहीं कि कोचिंग आप करो ही अब। तो ये चीज़ बढ़िया है। मतलब आपके हिसाब से आप भी काफ़ी एक्टिव हैं, मैंने आपके भी वीडियोस देखे हैं। एक्चुअली मैम जब से अनअकैडमी आया तो जो एस्पिरेंट्स हैं उनके लिए एक चीज़ तो बेटर हो गई, जैसा धीरज ने भी कहा कि आप सीधा टॉपर्स की स्ट्रैटेजीज देख सकते हैं कि उन्होंने कौन सी बुक्स फॉलो करी। तो इनके जो मिथ्स हैं जिनके बारे में हम अभी बात कर रहे थे, वो सारे मिथ्स दूर हो जाते हैं इससे कि आपको ज़्यादा बुक्स नहीं पढ़नी है, एक ही बुक बार बार पढ़नी है। और सबसे बड़ी बात ये कि अनअकैडमी फ्री ऑफ कॉस्ट है, आपको कोई फ़ी पे नहीं करनी है अनअकैडमी एक्सेस करने के लिए। तो जो एस्पिरेंट्स जैसा धीरज ने कहा कि दिल्ली नहीं आ सकते हैं, प्रिपरेशन नहीं कर सकते हैं उस लेवल की, तो अनअकैडमी उनको एक अपॉर्चुनिटी दे रही है कि आपको एग्जामिनेशन कैसे हैंडल करना है वो चीज़ आप सीख सकें। और तीसरी बात यह है कि एस्पिरेंट्स के पास सबसे जो ज़्यादा दिक्कत वाली बात होती है कि इधर उधर घूमने में उनका काफ़ी टाइम ख़राब हो जाता है कि इवन इफ़ दे आर इन दिल्ली, सो अगर दिल्ली में वो आउटस्कर्ट्स में रह रहे हैं तो उनको मेन एरिया में आने में काफ़ी टाइम लग जाता है। तो अगर आप अनअकैडमी पे किसी भी टाइम जाके किसी भी वीडियो को आप एक्सेस कर सकते हैं, तो ये सबसे अच्छी अपॉर्चुनिटी है उन लोगों के लिए। चाइलंग आपके हिसाब से? हाँ मैम, ये मैं बिल्कुल एग्री करता हूँ इनकी बात से। और सबसे बड़ा फायदा ये है कि अगर आप जीएस वगैरह के लेक्चर तो आसानी से देख ही सकते हैं जो अनअकैडमी पे या यूपीएससी के लिए बने हुए हैं। और सबसे बड़ी बात है ये आपका क्लासरूम आपके मोबाइल में आ जाता है। अब वो जमाने तो गए, सुबह उठेंगे, नहाएंगे, धोएंगे, टेबल पे कुर्सी पे बैठ के टीका लगा के पढ़ाई करेंगे। आप जैसे भी सोते जाते जागते मेट्रो में जाते कहीं भी आप अपना मोबाइल खोलिए और अपने क्लासरूम शुरू कर दीजिए। तो ये तो मुझे बहुत अच्छा बेनिफिट लगा इसका। अच्छा, एक चीज़ मुझे समझने में मदद करिए कि कुछ स्टूडेंट्स होते हैं जो कॉलेज के साथ साथ अपनी तैयारी शुरू कर देते हैं, और कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो वेट करते हैं कॉलेज ख़त्म होने का और फिर अपना पूरा 100% देकर शुरू करते हैं। तो आपके हिसाब से बेटर क्या है लव, कि कॉलेज के साथ में तैयारी शुरू कर दें या वेट करें और फिर बाद में अपना 100% दें? देखिए मैम, जिन लोगों ने कॉलेज अपना फिनिश कर लिया, जो ग्रेजुएट हो चुके हैं,
वो लोग तो अभी प्रिपरेशन स्टार्ट कर ही दें, लेकिन जो लोग अभी कॉलेज में हैं उनके लिए अपॉर्चुनिटी है कि वो अभी ये देख सकते हैं कि उनके कौन से सब्जेक्ट्स वीक हैं। आप एक बार कोर्स से थ्रू हो जाइए, आई मीन आप ये देख लीजिए कि आपको करना क्या क्या है कोर्स में, और वो अनअकैडमी काफ़ी अच्छे तरीके से बता रही है। पता चलेगा अनअकैडमी की अनअकैडमी अच्छे तरीके से वो बता रहा है। उसके बाद आप ये देखिए कि आपके कौन से वीक एरियाज़ हैं, और अगर आप अभी कॉलेज में हैं तो आप थोड़ा टाइम उस वीक एरिया पे दे सकते हैं, और एक बार आप पास आउट हो गए हैं उसके बाद आप होल हार्टेडली जा सकते हैं उस एग्ज़ाम के लिए। और ऐसा कोई स्पेशल टाइम नहीं होता है कि आप इसी टाइम पे स्टार्ट करेंगे या इस टाइम पे फिनिश करेंगे, आपको बस स्टार्ट करना है। अगर आप कॉलेज में हैं तो अभी आप स्टार्ट कर देंगे तो काफ़ी अच्छा रहेगा। इसमें एक चीज़ मैं जोड़ना चाहूँगा कि ग्रेजुएशन के दौरान आप एक चीज़ ये कर सकते हो कि आप थर्ड ईयर से या सेकंड ईयर से इंग्लिश का न्यूज़पेपर फॉलो करना शुरू कर दो, कोई भी हिंदू या टाइम्स ऑफ इंडिया। उससे क्या होता है कि वोकैबुलरी बहुत अच्छी हो जाती है। बाकी जो भी है मैथ्स हुआ, रीजनिंग हुआ, वो सब तो 5-6 महीने में भी आप कवर कर लोगे, या 7-8 महीने प्रिपरेशन के बाद, मतलब जब आप शुरू करोगे प्रॉपर प्रिपरेशन। लेकिन इंग्लिश की वोकैबुलरी बिल्डअप होने में टाइम लगता है, तो इसके लिए वो इंग्लिश न्यूज़पेपर जरूर फॉलो करें। मैं इसमें एक चीज़ ऐड करना चाहूँगा, जैसे इसने धीरज ने भी कहा कि रीजनिंग और मैथ्स वगैरह 5-6 महीने में कवर कर सकते हैं, तो उसके लिए आपको ये चीज़ बहुत अच्छे से समझनी पड़ेगी कि एक डिफरेंस है मैथमेटिक्स और ऑब्जेक्टिव मैथमेटिक्स के बीच में। एसएससी आपको 4 ऑप्शंस देता है, ज़रूरी नहीं है कि आपने किस टेक्निक के थ्रू वो आंसर निकाला हो या किस अप्रोच से आपने वो आंसर निकाला हो, आपका आंसर सही होना चाहिए। इवन इफ इट इज़ अ गेस, अगर वो सही है तो आपको मार्क्स मिलेंगे। तो आपको वो सारी शॉर्ट ट्रिक्स भी अनअकैडमी की वीडियोज़ के थ्रू मिल जाती हैं। सो आपको ये ध्यान रखना है कि आपको मैथ्स नहीं सीखना, आपको ऑब्जेक्टिव मैथ्स सीखना है। अच्छा सर, एक चीज़ मुझे बताइए, जैसे इसी पॉइंट में कंटिन्यू करना चाहूँगा। जैसे एसएससी में कई लेवल होते हैं, ग्रेजुएट लेवल होते हैं, 12th लेवल भी होता है, 10th भी होता है। तो जिसका ग्रेजुएशन के बाद तो ऑब्वियसली ये हाईएस्ट लेवल है ही। तो मेरे ख्याल तो मेरा ये मानना है इसका तब मन करे वो तब से स्टार्ट कर दे। 12th के बाद अगर किसी का मन कर रहा है 12th के बाद है, 10th के बाद है, या ग्रेजुएशन के बाद तो कर ही दे अगर वो इंटरेस्टेड है गवर्नमेंट जॉब में तो। और वो बात तो इन्होंने बहुत अच्छी कही जो न्यूज़पेपर वाली की, उसमें सच में बहुत टाइम लगता है वोकैबुलरी में। अच्छा, एक चीज़ मैं जानना चाहूँगी आपसे कि जैसे मैंने देखा है बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं जो अपने फर्स्ट अटेम्प्ट में प्रीलिम्स भी क्रैक नहीं कर पाते हैं, और लेकिन जो उनका सेकंड अटेम्प्ट होता है उसमें वो उनकी रैंक अंडर 100 भी आ जाती है। सो आपके हिसाब से क्या कि लक काम करता है उनका, कि ज़्यादा मेहनत से नेक्स्ट टाइम काम करते हैं, कि एग्जैक्टली क्या होता है? लक की तो बात ये है कि कुछ लोग बोलते हैं कि एसएससी लक का खेल है, मेहनत तो सब करते हैं। मुझे ऐसा नहीं लगता। लक हाँ आप थोड़ा बहुत कह सकते हो, जीएस में कह सकते हो, क्योंकि वो बहुत वाइड है और ये पता नहीं 25 जो क्वेश्चन आ रहे हैं जो आज के सिनेरियो में आते हैं वो कौन से उठ गए हैं। तुमने पढ़े हो तो ठीक है, तुम्हें मार्क्स मिल गए, नहीं पढ़े तो तुमने नहीं मिले, तो थोड़ा बहुत वहाँ पे कह सकते हैं। बाकी अल्टीमेटली तो हार्ड वर्क ही है। जो पहली बार अटेम्प्ट कर चुका होता है उसे पता चलता है मेरी कमियां क्या रही हैं, एक्चुअल सिनेरियो वहाँ पे क्या था, या मुझ पे आता था मैं कर नहीं पाया, मतलब जो एग्जाम का बर्डन था वो मुझे नहीं निकाल पाया मैं, तो उन सब चीज़ों को वो टैकल करना मेरे ख्याल से सीख जाता है। तो इस वजह से ही ये हो पाता है कि अगले टाइम, क्योंकि कुछ लोगों को ये परेशानी होती है, आता उन्हें सब कुछ है, पेपर ही पूरा अटेम्प्ट नहीं कर पाए, तो वो पेपर अटेम्प्ट करना और वहाँ पे अपने आप को बिल्कुल काम रखना, तो वो भी एक वो एग्जाम हॉल में जाने के बाद ही पता चलती है वो सब चीज़ें। और कुछ ये भी पता चलता है कि मेरी कहाँ गलती रही या मैंने कौन सा सेक्शन वीक रहा मेरा, तो ऑब्वियसली वो तो हर कोई इम्प्रूव करते ही है मेरे ख्याल। धीरज, जैसे बहुत सारे लोग होते हैं जो छोटे छोटे शहरों से तैयारी करते हैं, जैसे आप खुद सहारनपुर से हैं जहाँ पर बहुत ज़्यादा हाई क्वालिटी कोचिंग इंस्टीट्यूट्स नहीं हैं, तो आपके हिसाब से क्या आपको बेटर लगता है कि कोचिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप सेल्फ स्टडी से भी क्रैक कर सकते हैं? मैम सीजीएल तो हो सकता है सेल्फ स्टडी से भी, अच्छा। कोचिंग भी हेल्प करता है, बट अभी तो जैसे अनअकैडमी है या फिर इतना इसका सिलेबस ऐसा है कि जैसे मैथ्स है वो 9th 10th में जो हम पढ़ते हैं वही होता है, तो आपको रिपीट करना है, प्रैक्टिस करना है, तो घर बैठ के भी कर सकते हो और हो सकता है आराम से। तो आपने उसमें बिलीव नहीं करते हैं कि ज़रूरी नहीं है कि आपको बहुत ज़्यादा कोचिंग ज़रूरी है, या फिर सेल्फ स्टडी अगर आप खुद डिटरमिन्ड हैं, तैयारी अच्छे से कर रहे हैं, तो तब भी थोड़ा बहुत जरूरी है। जैसे गाइडेंस के लिए आप उसमें चाहे वीडियो देखिए या अपने किसी सीनियर से बात करिए, एक तरह से रफ आइडिया तो आपको मिलना जरूरी है मेरी तरफ से। जैसे हम स्कूल भी जाते हैं तो टीचिंग हम अपने घर पे तो कर नहीं सकते, चाहे आप ऑनलाइन वीडियो देखिए या किसी सीनियर से बात करिए, मतलब थोड़ा बहुत आइडिया तो आपको कोई और ही देगा, अपने आप से आप इतना आइडिया शायद ना ले पाए। तो किसी से थोड़ी शुरुआत तो किसी और से ही जरूरी है, फिर बाकी सब कुछ तो सेल्फ स्टडी ही है, पर एक शुरुआत नहीं। लेकिन उसके लिए अब जैसे अनअकैडमी की जो वीडियोस हैं उसका एक बेनिफिट स्टूडेंट्स को जो सबसे ज़्यादा है कि अगर आप किसी कोचिंग में भी जाते हैं तो आप एक ही बार टीचर से वो चीज़ सुन पाएंगे, वो शायद टीचर रिपीट ना कर पाए। अनअकैडमी की वीडियोस आप 1 नहीं 10 बार देख सकते हैं, आपको जब तक समझना है।
और जिस टॉपिक की देखनी सिर्फ उसी की, कभी कभार होता है कि आप क्लास में बैठे लेकिन आपको वो टॉपिक ऑलरेडी आता है, सो आपके लिए वो वेस्ट ऑफ टाइम हो जाता है। तो अगर आपको ये पता है कि मेरा ये टॉपिक वीक है और मुझे ये टॉपिक कवर करना है, तो आप वो वीडियोस के थ्रू बार बार कर सकते हैं। मतलब उसके अलावा कुछ बहुत कॉमन मिस्टेक सबसे ज़्यादा क्या करते हैं एसएससी के एस्पिरेंट्स? मैम कॉमन मिस्टेक्स में सबसे बड़ी मिस्टेक तो यही है कि इधर उधर की बातें सुन के कि आपको ये बुक पढ़नी है, आपको वो बुक पढ़नी है। कुछ लोग मैंने देखा कैट लेवल की बुक्स भी उठा लेते हैं, जबकि एसएससी उसमें क्वेश्चन पूछ ही नहीं रहा है। आप जिस लेवल पे हैं, जो लेवल एसएससी का है, उसी के क्वेश्चन बार बार अगर रिपीट करते रहें तो वो बेटर है। इससे बढ़िया कि आप कैट लेवल पे जाएं, या क्योंकि उस लेवल पे कभी कभार क्वेश्चन सोल्व होते भी नहीं है और वो उससे आप डिमोटिवेट हो जाते हैं। और दूसरी जो सबसे बड़ी मिस्टेक वो लोग करते हैं, वो ऑनलाइन टेस्ट नहीं देते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि एक बार मैं कोर्स पूरा कर लूँ उसके बाद ऑनलाइन टेस्ट दूँ तो बेटर रहेगा। ऐसा कुछ नहीं है। अगर आपने जिस दिन से प्रिपरेशन स्टार्ट की है उसी दिन से टेस्ट देना स्टार्ट करेंगे तो एटलीस्ट आपको ये पता लगेगा कि जो आपने प्रिपरेशन स्टार्ट की है, जितनी आपने अभी तक कोर्स के टॉपिक्स कवर करे हैं, उतने टॉपिक्स आपके क्लियर हुए हैं कहाँ स्टैंड करते हैं उस टाइम। और क्योंकि जो एग्ज़ाम टाइम पे जो बर्डन होता है ना, जो आपको 1 घंटे का या 1 आवर 15 मिनट्स का जो टाइम मिलता है, उसके अंदर आपको एग्ज़ाम कंप्लीट करना होता है, उसके लिए ऑनलाइन टेस्ट बहुत ज़रूरी है। वो आना चाहिए कि मतलब इस टाइम में कंप्लीट करना ही, क्योंकि कुछ लोग कंप्लीट ही नहीं हो पाता। और एक चीज़ और मैं कहना चाहूँगा, शायद मेरे साथी मुझसे इत्तेफाक ना रखते हो, एक एसएससी के मैंने जो एस्पिरेंट देखे हैं वो करंट अफेयर बहुत पढ़ते हैं। मेरी नजरिए में तो करंट अफेयर का 1% का भी रोल नहीं है एसएससी में। एक क्वेश्चन कभी आ गया तो आ गया और नहीं आया। मैं अपने बिहाफ में बताऊँ, मैंने कभी आज तक करंट नहीं पढ़ा, मतलब पर्टिकुलरली वीकली या मंथली मैगजीन लेके पढ़ते रहते हैं उसको। आप अगर न्यूज़पेपर पढ़ते हैं तो उससे कवर हो जाता है। अगर आप न्यूज़पेपर नहीं भी पढ़ पा रहे तो एटलीस्ट उसमें अपना टाइम वेस्ट ना करें कि मंथली प्रतियोगिता अगर पढ़ ले या कुछ भी ले ली, उसके हिसाब से तो अपना टाइम मैथ और इंग्लिश को दे तो ज़्यादा बेनिफिट होगा। कम करंट अफेयर का तो 1% मुझे रोल लगा नहीं है एसएससी में। करंट अफेयर्स के जो किसी साल कोई एक क्वेश्चन आ गया नहीं आया तो 2 मार्क्स के लिए इतना सब करना मेरे हिसाब से रोस्ट है, वेस्ट है एक तरह से। मुझे तो ये लगता है, जो मेरा एक्सपीरियंस रहा। अच्छा, एक चीज़ मैं और जानना चाहूँगी आप लोगों से कि अभी एसएससी क्रैक करने के बाद में आपके सामने किस तरह की जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हैं, या फिर वो कुछ पोस्ट जो सबसे ज़्यादा पॉपुलर हैं आपके सामने? कुछ लोगों को होम स्टेट का रहता है दिल्ली का, तो वो सीएसएस फिल करते हैं, क्योंकि सीएसएस दिल्ली के अलावा और कहीं है नहीं। तो वो आपके फ्यूचर उस पर गोल्स पे डिपेंड करता है। अगर आपको दिल्ली रह के आगे यूपीएससी वगैरह की प्रिपरेशन करनी है तो आप सीएसएस लेते हैं, मिनिस्ट्री की जॉब्स लेते हैं, सो दैट यू आर इन दिल्ली। बाकी हाईली कोवेटेड के अंदर तो इनकम टैक्स इंस्पेक्टर और एक्साइज इंस्पेक्टर, कस्टम्स इंस्पेक्टर, यही पोस्ट है। मेरा भी नजरिया यही है कि इंस्पेक्टर का ही ज़्यादा क्रेज रहता है लोगों में। एक तो सोशल उनको वो मिलता है, अटेंशन मिलता है कि इनकम टैक्स इंस्पेक्टर हैं। या कुछ लोगों को यूनिफॉर्म का होता है एक्साइज में, एग्जामिनर इन्होंने तो ले भी रखा है, इन्हें पता होगा एग्जामिनर में वो यूनिफॉर्म मिलती है। तो किसी को होम स्टेट का होता है। वैसे मोस्टली पॉपुलर जो क्रेज होता है वो इंस्पेक्टर का होता है, मोस्टली एग्जामिनर, प्रिवेंटिव ऑफिसर और इनकम टैक्स। मैं सारंग को करेक्ट करना चाहूँगा, एग्जामिनर के अंदर सिविल ड्रेस ही रहती है, आपको यूनिफॉर्म नहीं मिलती है। अच्छा, मेरे ख्याल तो प्रिवेंटिव ऑफिसर प्रिवेंटिव मिलती है, वो भी एक्सेप्ट उसमें आता है कस्टम के। अच्छा हाँ, तो कुछ को यूनिफॉर्म का क्रेज रहता है, पर इंस्पेक्टर का बेसिकली ज्यादा क्रेज रहता है। डीए करके पोस्ट है, उसका भी बहुत क्रेज है आजकल, क्योंकि वो अधिकतर होम स्टेट में मिल जाता है लोगों को, कम रैंक पे, और वो है भी अच्छी। Thank you so much guys for joining us, and I hope to catch up again like once आप posted हैं अपनी अपनी जगह पर, and फिर एक राउंड ऑफ इंटरव्यू हम फिर तब करते हैं दोबारा। आई होप दोबारा आए यूपीएससी क्लियर करके। बिल्कुल बिल्कुल, थैंक यू सो मच।